नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बाल विकास पेडागोजी के पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न पर। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अपना ओपिनियन, अपना कमेंट, अपना फीडबैक, अपना आंसर बता सकते हैं और अंत में कमेंट करना है कि इस टॉप 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, बात कर रहे हैं संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों कौन हैं। विलियम मैकडूगल की बात करेंगे, टॉलमैन, मिक्सवर्दी या विलियम वुंड की बात करेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं विलियम वुंड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, संरचनावादी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है, जिसके प्रवर्तक विलियम वुंड हैं। 1832 से लेकर 1990 की बात कर रहे हैं। इनके सिवाय ईबी टिचनर 1867-1927 थे। इन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इनकी क्या है या इसकी शुरुआत करी थी। दूसरा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, नीचे कमेंट करेंगे। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों विलियम जेम्स हैं, विलियम वुंट हैं, रॉबर्ट गेम हैं या फ्राइड की बात करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट कमेंट करेंगे। चैनल पे टीटी परिवार पे, शिक्षकों के परिवार पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट क्लासेज और सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सिलेक्शन से रिलेटेड क्लासेज होती हैं, सिलेबस के आपके अकॉर्डिंग क्लासेज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक और कोई नहीं, आपके दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्राइड की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, मनोविज्ञान के एक स्कूल के रूप में मनोविश्लेषण की स्थापना साइमन फ्राइड 1856-1932 के द्वारा नैदानिक परिस्थितियों में की गई थी। तीसरा प्रश्न है, थांडाई का गौण नियम कौन सा नहीं है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। देखिए, थांडाई ने 2 नियम दिए थे, एक होता है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। तो मुख्य नियम 3 थे, तो ये प्रभाव का नियम ये मुख्य नियम में आएगा। और प्रश्न पूछा गया है गौण नियम, तो गौण नियम आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। दोनों जान लेते हैं, इनसे प्रश्न आता है। देखिए, अधिगम के जो मुख्य नियम है 3 भागों में बांटा है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा है गौण नियम। गौण नियम थार्नडाइक ने 5 प्रकार के बांटे हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम या मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम या आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम। 5 बेहतरीन लाजवाब गौण नियम की बात करेंगे या समानता की नियम। किसने दिया? आपके थार्नडाइक महोदय जी ने दिया था। चौथा प्रश्न है, लाजवाब है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विज्ञान पूरा कंबाइंड क्लास है, क्योंकि हमारा टारगेट सीडीपी में बाल विकास पेडागोजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में 30 ऑफ 30 लाना, सिलेक्शन का रास्ता यहीं से तय करना। शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम कौन सा नहीं है? अब देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। समय का नियम, तीव्रता का नियम, एक रूपता का नियम या आत्मीकरण का नियम। देखिए, आत्मीकरण का जो नियम है यह शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम नहीं होगा। 5वां प्रश्न है कि किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। तो दोस्तों, भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार होता है, यह हमारा, हम ब्रूनर की बात कर रहे हैं या शास्त्रीय अनुबंधन की बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाजवाब क्लास है, क्योंकि कंसेप्ट बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की अवस्था है। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करें, दिल से लाइक करें। जो भी कार्य करें दिल से किया जाता है और दिल से पढ़ाई करें, मन लगन से पढ़ाई करें, ताकि आपका जो सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का वो जल्दी सपना पूरा हो। तो अधिगम की अवस्था नहीं है। देखिए, विधि निर्माण आधारित अधिगम, यह हमारी देखिए आपकी अवस्था होगी अधिगम की। प्रतिमा आधारित अधिगम, चिन्ह आधारित अधिगम, ये तीनों जो अधिगम हैं ABC आवासा, ये तीनों अधिगम की अवस्था है, लेकिन कर्म पर आधारित अधिगम की अवस्था नहीं होती है।
और पूछा गया नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करें, विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपा जाए, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की अंतक्रिया करें। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। उपरोक्त सभी संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है। 8वां प्रश्न है, टॉप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करें। दोस्तों, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया मानना है? शिक्षण, अभिप्रेरणा, अधिगम, निर्देशन। तो किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया मानना है? हम बात कर रहे हैं अधिगम की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? ऐसा कथन बताइए दोस्तों जो अधिगम को या अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता हो। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम या संवेदना में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कथन जो अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है वह कथन हमारा संवेदना में परिवर्तन नहीं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन उचित कथन होगा। उचित ढंग से प्रस्तुत कर रहा है अधिगम की प्रक्रिया में, व्यवहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसका कथन है? कमेंट करेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालें और शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो। यह उपागम हमारा जो कहलाता है सिस्टम उपागम कहलाता है, मल्टीमीडिया उपागम या निर्मित वाद उपागम या मृदु उपागम। तो देखिए, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालना, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, तो यह जो आपका भूमिका होगी यह निर्मित वाद उपागम की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, किसी की दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते हैं, यानी कोई आपको पुकारता है दूर से, बहुत दूर से पुकार रहा है, आप जल्दी पहुंचते हैं, शीघ्र पहुंचते हैं। पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे क्या कहेंगे? संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला या मौखिक सहचर अधिगम। तो कोई दूर से शीघ्र आपका जो दूर से कोई पुकारता है तो आप क्या है शीघ्र उसके पास पहुंचते हैं, तो समय में जो अधिगम होगा यह मौखिक सहचर अधिगम होगा। कोई भी डाउट हो फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें। दोस्तों, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। प्रत्यक्षात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, करके सीखना या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति द्वारा, आपके और हमारे द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर स्पर्श पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह ज्ञान जो है हमारा, क्योंकि देखिए स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाए, स्पर्श यानी आप उसे टच करेंगे, छुएंगे, तो मतलब क्या होगा? प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्षात्मक सीखना कहला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, मैं किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कर तक पहुंच चुका। ठीक है, एक बार रिपीट करूंगा, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, मैं शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कर तक पहुंच चुका है। तो यह अवबोध कहलाएगा, विश्लेषण कहलाएगा, संश्लेषण कहलाएगा या मूल्यांकन कहलाएगा। तो एक विद्यार्थी है, बालक बालिका है, शिक्षार्थी है जो कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है और मैं किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है, तो वह हमारा कहलाएगा अवबोध की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। और यही शिक्षा जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब बच्चे पढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है, इसलिए जायसवाल सर आपको दिल से अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी को नमन करते हैं। दोस्तों, अनुकरण को कहा जाता है शिक्षा का मध्य, शिक्षा का प्रारंभ, शिक्षा का भविष्य या शिक्षा का समापन कहा जाता है। तो अनुकरण को शिक्षा का प्रारंभ कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बात करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन है, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में ना प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही स्मृति में धारण हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। आपने क्लास को पढ़ा,
फिर इसके बाद आपने छुआ ही नहीं, दोबारा रिपीट ही नहीं किया, तो मतलब यही प्रश्न पूछा गया है, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में ना प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही विस्मृति हो जाता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट को जो समझने वाला होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले होते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं, उनको डिटेल के साथ लाया जाता है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। अगला प्रश्न है, ये मत समझें कि ये बहुत लंबा वीडियो कर रहे हैं, वीडियो लंबा नहीं होता, उसका डिटेल, उसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। दोस्तों, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी। तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत कोहलर के द्वारा की गई, लेविन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या पावलोव के द्वारा की गई थी। जी हाँ, कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, जीन पियाजे जी, ठीक है, इनका मनोविज्ञान के टॉप जो आपके 50 क्वेश्चन है अपलोड हो चुका है। जाइए प्लेलिस्ट मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर सारे क्लासेज कंसेप्ट वाइज मिलेगी, डिटेल के साथ मिलेगा, ट्रिक के साथ मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 100% श्योर एंड प्योर है। तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत करने वाले आपके कोई नहीं, ओनली वन पर हम बात कर रहे हैं, पावलोव की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, जोरेम ब्रूनर का अधिगम की कितनी अवस्थाएं? जी हाँ, ब्रूनर के अधिगम की कितनी अवस्थाएं हैं? ब्रूनर का पूरा नाम जान लीजिए, जोरम ब्रूनर है, ध्यान दीजिएगा। ब्रूनर के अधिगम की कितनी अवस्थाएं? तो 3 अवस्थाएं हैं। अब आप बोलेंगे सर ये भी बता दीजिए कौन कौन से हैं। देखिए, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ब्रूनर द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरण, बालक भौतिक वस्तुओं से क्रिया करता है और उसके प्रभावों से सीखता है, और इस अवस्था में बालक क्रिया करके सीखने या संज्ञान लेने का प्रयास भी करता है, जैसे हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक, हो सकता है मेरे सभी प्यारे मित्र पहली बार प्रश्न को देख रहे होंगे। जी हाँ, अब यह अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक आपके गुथरी, लेविन, कार्ल रोजर्स या हल कहलाते हैं। तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कोई नहीं, कालों के काल कार्ल रोजर्स कहलाते हैं। अनुभवजन्य की बात कर रहे हैं। कार्ल रोजर्स कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो यह दोस्तों यूएसए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अधिगम से संबंधित अनुभवजन्य सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में उन्होंने यह भी बताया है कि यह सिद्धांत स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देता है। तो देखिए, अनुभवजन्य सिद्धांत क्या देता है? अनुभव सिद्धांत में आपके ब्रूनर ने बताया, कार्ल रोजर्स ने बताया कि यह सिद्धांत स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देता है। अनुभवजन्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आपके अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम की सिद्धांत जो है 4 है। 4 है या 5 हैं? आपका कमेंट क्या कहता है? हम कमेंट करते हैं 4 की बात कर रहे हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताएं। पहला है अवधान। अवधान मतलब होता है निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल, आकर्षण, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना। दूसरा होता है धारणा। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप, वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं, वही पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाएगा। चौथा है पुनर्बलन, जहां सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे, यह पुनर्बलन कहलाता है। और बंडूरा के ये 4 चरण हैं, अवस्थाएं की बात करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि रॉबर्ट देने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? तो रॉबर्ट देने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं, नोट कर लीजिएगा। सभी प्यारे मित्र, टेलीग्राम नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़े। नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें फ्री में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है। लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, या सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर पर भी अब आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हजारों में फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं। वहां पर एमसीक्यूज, नोट्स, नोटिफिकेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहता है, क्योंकि यह टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों को परिवार है। आइए मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का मॉक क्वेश्चन क्या है कि कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं होगा? आज का मॉक क्वेश्चन नकारात्मक प्रश्न है, निगेटिव प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम नहीं है, वातावरण नहीं है, परिपक्वता नहीं है, निर्देशन नहीं है। कौन सा नहीं होगा? कमेंट करके बताना है। तो ये सेशन, ये क्लास कैसा लगा? बाल विकास पेडागोजी का पार्ट नंबर 4। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करते रहें। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। जाइए चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास आपके पैटर्न पर मिलेगा।
हर एक क्लास, हर एक प्लेलिस्ट कहता है आइए स्वागत है, सिलेक्शन पाइए। आइए क्लास को अटेंड कीजिए, मेहनत करिए, हर एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और सिलेक्शन पाइए। जयसवाल सर जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो को। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का दोस्तों।